हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं लैब का सेशन है आप लोगों का, तो प्रैक्टिकल हम यहाँ पर एक देख रहे हैं, उसी पर हम लोग बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप जो बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं यानी क्वथनांक, वो कैसे ज्ञात करते हैं उस पर हम लोग बात कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने इसका थ्योरी देखी थी। ऑब्जेक्टिव था आपका टू डिटरमिन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक ज्ञात करना या क्वथनांक का अध्ययन करना, ये हमारा उद्देश्य था। जिसमें थ्योरी में हमने बॉइलिंग पॉइंट पे बात की। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों किसी ना किसी चीज का कोई महत्व होता है, कोई आवश्यकता होती है, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। अगर ये जरूरी है ही नहीं तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो महत्व था जिसमें हमने कहा कि किसी भी कंपाउंड की अगर आइडेंटिफिकेशन करनी है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें स्ट्रक्चर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करनी है तो वो हमें बॉइलिंग पॉइंट से पता चल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे गुणधर्मों पर हमने बात की थी, और जहां पर हमने कुछ फैक्टर्स भी पढ़े थे या कुछ ट्रेंड्स पढ़े थे जो कि अलग अलग फैक्टर्स के कारण अफेक्ट होते हैं, ये हमने देखा था। जिसमें हमने बोला था स्ट्रेंथ होगी वहां पर फोर्सेस की, उनके अनुसार इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं, या लेंथ होगी कार्बन कार्बन चेन की, ब्रांचिंग की वजह से कंपाउंड में क्या, कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट पे किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, पोलैरिटी किस तरह से अफेक्ट कर रही है, इस सब पर हमने बात किया था। इसके अलावा हमने एनिमेटेड वीडियो और रियल लैब वीडियो के थ्रू इस प्रैक्टिकल को यहाँ पर देखा था। और आज के सेशन में हम प्रोसीजर पे बात करेंगे, क्योंकि प्रोसीजर आप देख चुके हैं। रिटर्न में हम उसके ऊपर बात करेंगे, जिससे सबसे पहले आप आवश्यक सामग्री की बात करते हैं। आवश्यक सामग्री आपको क्या क्या चाहिए होगी? तो यहाँ पर 100 ml का एक ग्लास बीकर आपको चाहिए, कांच का बीकर चाहिए 100 ml वाला, स्टैंड विद क्लैम्प, ट्राइपॉड स्टैंड, बॉन्सन बर्नर, थर्मोमीटर, कैपिलरी ट्यूब, वायर गेज, थ्रेड, स्टरर, स्मॉल थिन वॉल टेस्ट ट्यूब, द गिवन लिक्विड जो कि यहाँ पर आपने फिनॉल लिया है, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये सारी सामग्री आपको चाहिए जब आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ओके, तो यहाँ पर ये आवश्यक सामग्री को नोट करेंगे, फिर हम प्रोसीजर पे बात करेंगे। चलिए जल्दी से नोट करें। क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, हैंड रेज करेंगे। हिंदी में नोट करना है आपको तो हाथ उठाएंगे आप लोग, ठीक है? फिर मैं हिंदी में इसे कन्वर्ट करती हूँ। एक कार्बनिक यौगिक के क्वथनांक का अध्ययन करना, या उसका निर्धारण करना भी आप लोग डिटरमिन डिटरमिन करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है आपका आवश्यक सामग्री। देखो थ्योरी में, सिद्धांत में आप लोग क्या लिख लेंगे, वही क्वथनांक होता क्या है पता है सभी को। क्वथनांक क्या होता है? जीआईसी कोटाल का माइक ले लो जल्दी से, मुझे बताओ क्वथनांक क्या होता है, जिसको आप लोग क्या कह रहे हो? बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में आप लोग क्वथनांक कहते हैं। चलो माइक ले लो जल्दी से कोटाल का, क्वथनांक क्या है? ले लो माइक। अभी 12th के बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया था आप ही के स्कूल से। हेलो यस यस, क्या नाम है आपका? मैम, माय नेम इज लकी शाह। मैम, यस मैम। क्वथनांक क्या होता है? मैम, जब कोई पदार्थ 100 डिग्री से ऊपर 100 डिग्री पर मैम तापमान पर गर्म किया जाता 100 डिग्री सभी सब्सटेंस, सभी पदार्थों के लिए ऐसा आवश्यक है कि 100 ही डिग्री होगा तापमान। बताओ यस और नो। है। यस मैम। लकी कोई और आंसर करेगा आपकी क्लास से क्वथनांक के बारे में? लकी क्वथनांक पे बात कर रहे थे ना, 100 डिग्री सेल्सियस जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आपका जल का होता है क्वथनांक, ठीक है ना। जल आपका क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जिस टेम्परेचर में, मैंने प्रश्न क्या पूछा आपको, क्वथनांक है क्या? क्वथनांक आपका क्वथन का अंक, ठीक है ना। क्वथनांक, क्वथन क्या होता है? उबलना। उबलते समय होता क्या? उबलते समय होती है फेज चेंज, यानी जो भौतिक अवस्था है उसमें आएगा परिवर्तन। तो कौन सी भौतिक अवस्था से कौन सी भौतिक अवस्था में जाता है आपका जो पदार्थ है? पदार्थ जाता है आपका उबलते समय द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में, ठीक है। तो यानी कि ऐसा तापमान
जहां पर कोई पदार्थ आपका द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जाता है और उस समय उसका जो वेपर प्रेशर होता है, वाष्प दाब होता है, वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तो उसे आपका कहा जाता है क्वथना। ठीक है ना। और आवश्यक नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि सभी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था जब मैं थ्योरी में आपको समझा रही थी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा आपका कंपाउंड बदलने के साथ साथ। अगर कंपाउंड बदल गया, आपके यौगिक बदल गए, तो यौगिकों के बदलने से आपका जो उसका क्वथनांक है वो भी बदल जाएगा। ठीक है। और क्वथनांक के बदलने का कारण क्या है, कारक क्या क्या थे, मैंने आपको बोला अगर वहां पर बॉन्डिंग चेंज हो रही है, ठीक है ना, हमने देखा था अगर बॉन्डिंग चेंज हो रही है यानी कंपाउंड किस बॉन्ड के थ्रू आपका जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपका वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ जो है, जैसे यहाँ पर वॉन्डर वॉल डिस्पर्शन फोर्स की बात कर रहे हैं कंपाउंड में, सिंपल जो एल्केन है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा। अगर वहां पर बॉन्डिंग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पाया जा रहा है तब बॉन्डिंग कुछ और होगी। हाइड्रोजन बंद अगर पाया जा रहा है तब उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आयनिक बॉन्ड बन जाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और हो जाता है। ये प्रश्न 10th क्लास में भी है, 9th क्लास में भी है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होते थे, याद होगा अगर आपको तो, ठीक है ना। तो वहीं पर यहां पर भी हमने वही पढ़ा था लास्ट सेशन में कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि बेसिकली जो एटम आयन बना रहे हैं और आयन बनाने के बाद बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आयनिक कंपाउंड बन रहे थे। क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में उन कंपाउंड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, या आप जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, वो बहुत प्रबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स किसी को तोड़ने के लिए, बहुत अगर प्रबल बल है वहां पर, उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। यहाँ पर एनर्जी से क्या तात्पर्य है कि आप ऊष्मा ज्यादा दे रहे हैं, ऊष्मा ज्यादा देंगे तो तापमान ज्यादा बढ़ेगा, यानी अब वो पदार्थ जो है जिसको पिघला हुआ है और पिघल करके यानी आपका द्रव अवस्था में है, द्रव से आपका गैसीय अवस्था में जाना है, तो ज्यादा तापमान पर वो क्या होगा, वहां पर वेपराइज होना शुरू करेगा, यानी गैसीय अवस्था में जाना शुरू करेगा। और आपने देखा था लकी अलग अलग जो कंपाउंड होते हैं ना बच्चे, उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आता है। जैसे ब्यूटेन की हम लोगों ने यहाँ पर बात की, उसका -1 to 1 डिग्री सेल्सियस, देखो 1 डिग्री सेल्सियस कितना कम टेम्परेचर है, ठीक है ना, जहां पर आप फ्रीजिंग पॉइंट के बात करते हैं वाटर की 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, उतने टेम्परेचर पर आपका ब्यूटेन क्या हो रहा है, बॉइल होना स्टार्ट हो रहा है उस टेम्परेचर पे। फिर आपने डाइथाइल ईथर की बात की 35 डिग्री सेल्सियस, कितना कम टेम्परेचर है। एन ब्यूटेनॉल की बात की 117 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर सोडियम एन ब्यूटॉक्साइड जो कि आपका एक आयनिक कंपाउंड है, उसके बॉइलिंग पॉइंट की बात की जो कि आपका 260 डिग्री के सेल्सियस के अप्रॉक्स आ रहा है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, क्योंकि बंध बदल रहे हैं, वहां पर उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो चेंज हो रही है, और बॉन्डिंग के चेंज होने से आपका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता है। सेम आपने मेल्टिंग पॉइंट के यानी गलनांक वाला जब हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो उसमें भी हमने यही समझा था, ठीक है ना। इसके अलावा लकी और क्या चेंज होता है, लेंथ ऑफ कार्बन चेन, अगर कार्बन की जो चेन है ना वो बदल जाएगी तो उसके बदलने से भी बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा, यानी कार्बन की श्रृंखला बड़ी होगी, कार्बन की श्रृंखला के बड़े होने से वहां पर क्या हो जाएगा, वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन बढ़ जाता है, वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, और उसके बढ़ने से जो सरफेस एरिया बढ़ गया है आप मॉलिक्यूल का, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त आपने क्या बोला, अगर ब्रांचिंग हो जाएगी, यानी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके दोनों कंपाउंड में, जैसे आपका एन पेंटेन है और नियो पेंटेन है, ठीक है, दोनों में आपका कितना C5H12, 5 आपके कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, दोनों में सेम है। अभी आप बोलेंगे मैम अभी तो बोला था कि कार्बन कार्बन की चेन यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, अगर तो फिर तो बॉइलिंग पॉइंट सेम होना चाहिए था, लेकिन ब्रांचिंग अफेक्ट करेगी, ठीक है ना। यानी यहाँ जो कार्बन एटम है वो श्रृंखला में चले गए हैं आपके, कैसे चले गए हैं, देखो एन पेंटेन की बात की आपने C5H12, ठीक है ना, यानी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एक श्रृंखला में, ठीक है। अब इनसे जोड़ लो 12 हाइड्रोजन, 3 इस पे आ जाएंगे हाइड्रोजन क्योंकि एक कार्बन,
4 बंध बनाता है, ठीक है, 1 2 3, और ये नेक्स्ट वाले कार्बन से इसके भी 4, इसके भी 4 बॉन्ड, इसके भी 4 बॉन्ड, इसके भी 4 बॉन्ड, ठीक है, हो गए टोटल 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन उनसे जुड़े हैं 12 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये एन पेंटेन है। सेम नियो पेंटेन में क्या हो रहा है, 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला ली, एक एच आप यहां पर लगा देंगे, ठीक है, इस साइड, यहां पर ये आ नहीं रहा है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देंगे। अब बीच वाला जो कार्बन है ना उसमें ब्रांचिंग कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, शाखा में मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3। बोलो लकी, माइक ले लो। यस मैम। तो ये आपका हो गया नियोपेंटेन। लकी, इसमें भी उतने ही कार्बन और उतने ही हाइड्रोजन है ना इस वाले कंपाउंड में जितने इधर थे, बताओ। यस मैम। है ना, लेकिन हुआ क्या, इसमें शाखा में आपके 2 ग्रुप आ गए। किस तरह से, ये आपका एक सीधी श्रृंखला जा रही थी कार्बन की, यहां पर अगर हम 3 कार्बन की श्रृंखला लेते हैं तो 2 कार्बन इस बीच वाले कार्बन से ब्रांच में जा रहे हैं, शाखा में। और अगर हम इस वाली चेन को लेते हैं तो इसमें भी बीच वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप ब्रांच में जा रहे हैं, शाखा में। तो जब ब्रांचिंग होगी तो ब्रांचिंग होने से देखो इसका सरफेस एरिया इतना बड़ा, ठीक है, और इसका सरफेस एरिया कुल इतना, तो सरफेस एरिया बढ़ गया है, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यानी अगर ब्रांचिंग होगी किसी मॉलिक्यूल में तो वहां पर सरफेस एरिया कम हो गया, ठीक है ना, जिसको आप पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं वो कम हो जाएगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, यानी इसका एन पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अधिक आएगा, और नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इसीलिए नियोपेंटेन का 9 डिग्री सेल्सियस है, जबकि एन पेंटेन का आपका 36 डिग्री सेल्सियस होगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट को कौन अफेक्ट करता है, पोलैरिटी अफेक्ट करती है, ठीक है ना। जितना ज्यादा आपका पोलार हो जाएगा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो पोलैरिटी भी अफेक्ट करती है। पोलैरिटी का मतलब जो उसमें ध्रुव बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड, ऐसी तो होता है एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो जितनी ज्यादा वहां पर पोलैरिटी होगी उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट भी उतना अधिक होगा। और किसका होगा अधिक, आप 2 चीजों को कंपेयर करेंगे तभी तो बताएंगे एक का कम है एक का ज्यादा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे। यहाँ पर प्रैक्टिकल में आपने बात की थी आवश्यक सामग्री पे आए थे हम लोग, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत सारे कंपाउंड्स का यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट दिखाया गया है अलग अलग तरह से। तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है बॉइलिंग पॉइंट, वो सिर्फ वाटर के लिए, ठीक है। बाकी अलग अलग कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आते हैं, ठीक है ना। चलिए, हैंड रेज करो लकी, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बताओ समझ आ गया इतना कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या। वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ आ गया ना, हैंड रेज करिए, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्वथनांक कुछ भी नहीं है, किसी भी यौगिक का जब उसका तापमान बढ़ाया जाएगा और वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जाना शुरू करेगा, जहां पर उसका वेपर प्रेशर जो है, उसका वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्वथनांक कहा जाता है। क्वथनांक गलनांक है क्या, तापमान है जिस तापमान पर उन पदार्थों की अवस्थाएं बदल रही हैं। यहाँ पर गलनांक में हमने बोला था जैसे बर्फ पिघलेगी ना तो पिघल करके पानी बनता है आपका, तो जिस टेम्परेचर पर वो पिघल करके पानी बनना शुरू हो रही है उस टेम्परेचर को आपने मेल्टिंग पॉइंट बोला, यानी गलन का अंक, गलने का अंक, गल रही है ना बर्फ तो पिघलने का जो अंक होगा उसको गलनांक कहा जाएगा, वो तापमान है। और फिर वही पानी जब हम उसका तापमान बढ़ाएंगे और तापमान बढ़ाने से वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जाना शुरू करेगा, जहां पर उसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा, और वो वाष्प दाब वायुमंडल का अपना दाब है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या कहा जाएगा, आपका क्वथनांक कहा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ा था। चलिए, आवश्यक सामग्री लिखेंगे, 100 ml का कांच का बीकर, ठीक है, ये आपको चाहिए। इसके अलावा
स्तंभ चाहिए आपको क्लैंप के साथ, ठीक है। त्रिपात स्तंभ, बॉन्सन बर्नर, थर्मामीटर चाहिए आपको, कैपिलरी ट्यूब, तार की जाली, धागा, स्टरर चाहिए और स्मॉल थिन वॉल्ड टेस्ट ट्यूब। क्या चाहिए? परख नली चाहिए, पतली दीवारों वाली। पतली दीवार का मतलब क्या है? पतले कांच की होगी जो। और एक आपको दिया गया द्रव होगा, किसी द्रव का ही हम क्या निकालेंगे? क्वथनांक निकालेंगे। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आपको चाहिए, यानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इतनी आपकी आवश्यक सामग्री होगी। ये प्रैक्टिकल हम पहले कर चुके हैं, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लास्ट सेशन में आप लोग नहीं थे ना? लास्ट सेशन में थे? लास्ट सेशन में थे तो हैंड रेज करेंगे कोटियाल गांव, ठीक है। तो मैं आपको रियल लैब वीडियो जो है इसकी प्रोसीजर की वो दिखा रही हूँ, उसके बाद हम प्रोसीजर पे बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, Boiling point of an organic compound, which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure exerted upon the liquid's surface. At 1 standard atmospheric pressure, the boiling point of the liquid is termed as normal boiling point. Differently, this is due to the difference in the intermolecular forces operating between the molecules of the liquid. Our aim here is to determine the boiling point of the given liquid, toluene. Materials required: liquid paraffin in a 100 ml glass beaker, toluene, a small thin-walled test tube, thermometer, capillary tubes of approximately 5 to 6 centimeter length, dropper, rubber band, stirrer, stand with clamp, Bunsen burner and a hot plate. Procedure: take the small test tube and using a dropper, fill it 2/3 full with the organic liquid toluene whose boiling point needs to be determined. Fix this test tube to the thermometer with a rubber band in such a way that the bottom of the tube is at the middle of the thermometer bulb. The rubber band should be fixed near the mouth of the tube. Take the 100 ml beaker half filled with liquid paraffin and place it over the hot plate. Now place the stand near the hot plate and clamp the thermometer carrying the test tube to the stand. Lower the thermometer along with the test tube into the liquid paraffin bath. Adjust the setup so that the thermometer bulb is well under the liquid paraffin bath and the open end of the test tube with the rubber band is sufficiently outside the liquid paraffin bath. Take a capillary tube and seal one end by heating it in the flame of the Bunsen burner. Place the capillary tube in the test tube containing toluene so that its open end is dipped in toluene. Start heating the liquid paraffin bath slowly and stir the bath gently using the stirrer to ensure uniform heating. At first, a bubble or two will be seen escaping at the end of the capillary tube dipped in toluene, but soon a rapid and continuous stream of air bubbles escape from it. At this stage, the vapor pressure of the liquid just exceeds the atmospheric pressure. Note the temperature T1 when continuous stream of bubbles start coming out. Stop heating and note the temperature T2 when the evolution of bubbles from the end of the capillary tube just stops. The mean of the two temperatures T1 and T2 gives the boiling point of toluene. Precautions: the capillary tube should be properly sealed. The rubber band should be fixed near the mouth of the test tube so that the open end of the test tube with the rubber band is sufficiently outside the liquid paraffin bath. The liquid paraffin bath must be heated very slowly and the bath is stirred gently to ensure uniform heating. The open end of the capillary tube should be well inside the liquid. की समझ में आया? कुछ बताओ। यस, समझ में आया? कुछ हिंदी में बताना है। यस मैम, हिंदी में बता दो मैम।
तो यहाँ पर आपका जो ये प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल आपका क्या है बच्चे, आपको निकालना है बॉइलिंग पॉइंट। क्या निकालना है? क्वथनांक निकालना है हमें, ठीक है। क्वथनांक निकालना है किसी कार्बनिक यौगिक का, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है आपके किसी कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक ज्ञात करना। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट है क्या। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर। क्वथनांक आपका बेसिकली एक तापमान है। कौन सा तापमान? एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। जिस तापमान पर जो द्रव का, जिस द्रव का आपने ज्ञात करना है ना क्वथनांक, उसका जो वेपर प्रेशर होगा इज द बॉइलिंग पॉइंट इज बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो किसके इक्वल हो जाएगा? जो वायुमंडलीय दाब है उसके इक्वल हो जाएगा, एक्सर्टेड अपॉन द लिक्विड सरफेस, ठीक है ना, जो कि लिक्विड सरफेस पर एक्सर्ट हो रहा है। ओके, देन आप यहाँ पर बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। आप कितना मानते हैं वहां पर वायुमंडलीय दाब? 1 एटमॉस्फेयर का मानते हैं, यानी 1 वायुमंडलीय दाब की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन दी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ओके, आपके जो मैंने जैसे आपको बताया ना, अलग अलग जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आते हैं आपके। क्यों? क्योंकि उनके इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस है, अंतरा आणविक जो बल है उनके अणुओं के बीच में, वो बदल रहे हैं। जैसे यहाँ पे ब्यूटेन दिया है, डाइथाइल ईथर दिया है, एन ब्यूटेनॉल है, या आपका सोडियम ब्यूटॉक्साइड होगा। तो इस तरह से आयनिक इंटरैक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हो रहा है, वॉन्डर वॉल इंटरैक्शन हो रहा है। तो ये अलग अलग टाइप हैं उन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के, तो वो चेंज हो रहे हैं, तो उसके चेंज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी आपका चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक लिक्विड दिया गया है जो कि टॉल्यूइन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब मटेरियल्स रिक्वायरमेंट की हम लोगों ने यहाँ पर बात की। सबसे पहले तो क्या चाहिए आपको? पैराफिन लिक्विड चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इतना टेम्परेचर हम लोग दे नहीं पाते हैं जनरली। तो क्योंकि आपका सब्सटेंस ऐसा ना होना कि जिसका आपने निकालना आपने टॉल्यूइन का है, और टॉल्यूइन से पहले आपका पैराफिन जो है वो वेपराइज होके अपने स्टीम, आपके वेपर्स बना करके और खत्म हो गया। तो सब्सटेंस बचा रहे, इसलिए आप पैराफिन को यूज कर रहे हैं। तो टॉल्यूइन लिया आपने, एक आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है, थर्मोमीटर लेना है आपने, कैपिलरी ट्यूब लेनी है। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? पतली पतली ट्यूब होती है जो दोनों एंड से आपकी खुली हुई होती है, ठीक है ना, जैसे पाइप होती है ना हॉलो, वैसी होती है। इसके अलावा ड्रॉपर चाहिए आपको, रबर बैंड चाहिए, स्टरर चाहिए आपको, स्टैंड चाहिए, एक बंसन बर्नर चाहिए, या हॉट प्लेट जिसका उपयोग करके आप गर्म करेंगे, ठीक है। प्रोसीजर क्या है आपका? टॉल्यूइन ले लिया आपने, ड्रॉपर की सहायता से आप टॉल्यूइन ले रहे हैं, उस परख नली में आपने इस प्रकार से टॉल्यूइन को डाल लेना है, कुछ ड्रॉप, ठीक है। अब क्या करेंगे? आपने जितना भी बॉइलिंग पॉइंट इस ट्यूब में, ये जो ट्यूब है आपकी टेस्ट ट्यूब, इसमें आपने जितना भी कुछ ड्रॉप बोलो या फिर कुछ ml बोलो, जितना भी आपको चाहिए उतना लिक्विड आपने इसमें भर लेना है, और इस तरह से आपने थर्मामीटर के साथ उस टेस्ट ट्यूब को अटैच कर लेना, किससे? एक रबर बैंड लगा करके, ठीक है। और आपने ध्यान देना है कि जो रबर बैंड है उसको इस तरह से बांधे कि जो टेस्ट ट्यूब की का जो बॉटम वाला पार्ट है ना टेस्ट ट्यूब का, वो और जो थर्मामीटर का बल्ब है वो कुछ इस प्रकार से रहे, ठीक है, जैसे इसमें दिखाया गया है। तो ये आपने फिक्स कर दिया। अब क्या करेंगे? ये जो पैराफिन लिक्विड लिया था आपने, ठीक है, इसको हॉट प्लेट के ऊपर या बंसन बर्नर के ऊपर, किसी के भी ऊपर रख देंगे, क्योंकि हमें इसे गर्म करना है। तो हॉट प्लेट का यूज गर्म करने के लिए किया जाता है, बंसन बर्नर का यूज भी गर्म करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हॉट प्लेट लगाई गई है, उसके बाद स्टैंड लगा देंगे। उस स्टैंड में आप क्या करेंगे? इस तरह से इस जो आपकी टेस्ट ट्यूब है और थर्मामीटर है उसको फिक्स कर देंगे, ठीक है ना। और इसके नीचे क्या रख लेंगे? अब मतलब इसको आपने बेसिकली डिप करना है, इसको, इस टेस्ट ट्यूब को और थर्मामीटर को आप इस पैराफिन लिक्विड में डुबो कर रखेंगे। और यहाँ पर अब क्या होगा? देखो, हॉट प्लेट होगी गरम, हॉट प्लेट के गरम होने से बीकर होगा गरम, बीकर के अंदर रखा है पैराफिन लिक्विड, वो गरम होगा। उसके अंदर क्या है आपका? पैराफिन लिक्विड के अंदर आपने ये टेस्ट ट्यूब डाली है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर है वो टॉल्यूइन, जिसका आपने बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करना है, तो फिर वो होगा गरम। और क्योंकि ये दोनों सेम लिक्विड में, कौन कौन? थर्मामीटर भी और वो टॉल्यूइन वाला आपका टेस्ट ट्यूब भी, तो दोनों सेम टेम्परेचर पे रहेंगे। समझ रहे हैं? अब आपने क्या किया? गर्म करना शुरू किया धीरे धीरे,
ओके। और इस तरह से ये कैपिलरी ट्यूब का आपने एक एंड सील कर देना है। ओके, देन place the capillary tube in the test tube containing toluene so that its open end is dipped in toluene. Start heating the liquid paraffin bath slowly. आपने क्या किया, गर्म करने से पहले जो वो आपने कैपिलरी ट्यूब थी ना उसको गर्म करते हैं हम एक साइड से और फिर उसे टैप करते हैं, मैंने पहले भी सिखाया था आपको। तो वो कैपिलरी ट्यूब बंद हो जाती है एक साइड से, गर्म करके अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा टैप करेंगे तो वो बंद हो जाती है, कैपिलरी ट्यूब सील हो जाती है एक साइड से। तो दूसरी साइड को आप टॉल्यूइन की जो अंदर टेस्ट ट्यूब थी उसमें आपने उसको डिप कर दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे आपने क्या किया, गर्म करना स्टार्ट किया अपने जो सोल्यूशन था, और स्टर करते रहेंगे जेंटली, हिलाते रहेंगे उसको। हिलाते क्यों है हम, ताकि जो आपका टेम्परेचर है ना वो एक समान रहे पूरे उसमें, पूरे लिक्विड में। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन चल रहा है। एट फर्स्ट अ बबल और 2 बबल विल बी सीन एस्केपिंग एट द एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब डिप्ड इन। तो ये क्योंकि ओपन एंड आपने अंदर डाला है टेस्ट ट्यूब के कैपिलरी का, तो यहाँ से 1-2 बबल आपको उठते हुए दिखेंगे इस प्रकार से। देखो यहाँ पर बबल्स बन रहे हैं। Toluene, but soon a rapid and continuous stream of air bubbles escape from it at this stage. धीरे धीरे आपको क्या दिखेगा कि बहुत सारे बबल्स बनने लगे। पहले 1-2 बबल बनेंगे, अब देखो बहुत सारे बबल्स यहाँ से बनने लग गए ऊपर को। ओके, नोट द टेम्परेचर T1 when continuous stream of bubbles start coming out. जब लगातार एक के बाद एक बबल्स आना स्टार्ट होंगे तो आपको उस टाइम पर वो टेम्परेचर नोट कर लेना है। एंड स्टॉप द हीटिंग एंड नोट द टेम्परेचर T2 when the evolution of bubbles from the end of the. ओके, और उसके बाद आपको T2 भी नोट करना है जब आपका वहां पर बबल्स फॉर्म हो रहे हैं उसके बाद। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो T1 और T2 आपके दोनों एवरेज T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2, तो जो आपका आंसर आएगा वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा जैसे आपने मेल्टिंग पॉइंट में किया। क्लियर है सभी को? बोलो लक्की, आ गया समझ में? अभी कर लेंगे प्रैक्टिकल लक्की? यस मैम। कर लेंगे प्रैक्टिकल किसी भी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट? यस मैम। सभी को समझ में आया? हैंड रेज करिए समझ में आया तो। जीआईसी फागलपुर महरौली और जीआईसी कोटालगांव। ठीक है, वेरी गुड। तो इसी तरह से आपने ये प्रैक्टिकल करना है। आज के सेशन में हमने इतना ही सीखा और प्रोसीजर नोट करना होगा तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग नोट कर लेंगे। अदरवाइज हम नेक्स्ट सेशन में एक और प्रैक्टिकल का रिवीजन करेंगे कि कैसे हमें वो प्रैक्टिकल अपनी लैब में परफॉर्म करना है। ठीक है, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।